सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। राजस्थान के भौतिक प्रदेश में अपने अरावली के बारे में हमने शुरू किया था, यानी कि राजस्थान का जो दूसरा भौतिक प्रदेश है मध्य अरावली प्रदेश, और उसी में हमने अरावली पर्वतमाला के बारे में पढ़ना शुरू किया था। कुछ चीजें हमने पढ़ी थी कि अरावली जो पर्वतमाला है इसका पिता अरब सागर को कहा जाता है। लक्षद्वीप का जो मेनिकाय है ये इसका प्रथम इसकी मेन जड़ मानी जाती है। अरावली का जो विस्तृत विस्तार है वो खेड़ बर्मा पालनपुर गुजरात से शुरू होता है, और अंतिम इसका जो विस्तृत विस्तार है वो खेतड़ी नीम के थाना जिले तक है। और खेतड़ी के बाद ये छोटी छोटी पहाड़ियों के अंदर फैली हुई है। इसका जो अंतिम छोर है वो दिल्ली में रायसीन की पहाड़ियां हैं, जिसके ऊपर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। राजस्थान में अरावली का जो प्रवेश द्वार है वो सिरोही माना जाता है, और अरावली का सबसे ज्यादा विस्तार उदयपुर में है, सबसे कम विस्तार अजमेर के अंदर है। और अरावली का जो निर्माण है वो परी कैम्बर्सियन युग में हुआ था, तो ये परी कैम्बर्सियन चट्टानों का एक टुकड़ा माना जाता है, इसलिए अरावली को एक अवशिष्ट पर्वतमाला कहते हैं। एक वलित पर्वतमाला है, इसको भारत का अपलेशियन पर्वत भी कहा जाता है, क्योंकि ये अमेरिका के अपलेशियन पर्वत के समकालीन मानी जाती है। अरावली की कुल लंबाई 692 किलोमीटर थी, और राजस्थान में अरावली 550 थी, तो टोटल का लगभग 80% विस्तार जो है वो अपने राजस्थान के अंदर माना जाता है। तो आज अपने इस क्लास में अरावली के बारे में अन्य जो फैक्ट है उनके ऊपर अपने चर्चा करेंगे, ठीक है। चलो, उसके अरावली पर्वतमाला के बारे में अन्य अगर अपने चर्चा करें तो अरावली पर्वतमाला की जो आकृति मानी जाती है वो आकृति एक तानपुरे के समान, यानी कि वीणा के समान एक अरावली पर्वतमाला की आकृति मानी जाती है। जैसे कल अपने अरावली का एक डायग्राम बनाया था, अरावली इस प्रकार से लगभग फैली हुई है ना। तो अरावली की आकृति जो है एक वीणा के समान है, एक तानपुरे के समान है। और अरावली पर्वतमाला अगर अपने बात करें राजस्थान के अंदर, तो राजस्थान के अंदर अरावली पर्वतमाला एक विकर्ण की तरह फैली हुई है। विकर्ण समझते हो? जैसे मान लो ये अपना राजस्थान है, तो राजस्थान में अरावली इस प्रकार से है ना, मतलब एक विकर्ण के समान है। इस प्रकार से अरावली पर्वतमाला का अपने राजस्थान में विस्तार है। तो अरावली पर्वतमाला का जो विस्तार है वो अपने राजस्थान में एक विकर्ण के समान इसका विस्तार माना जाता है। और अगर हम अरावली पर्वतमाला को कोई अगर उपनाम दे तो अरावली पर्वतमाला को कई उपनामों से भी जाना जाता है। वैसे अपने जलवायु वाले टॉपिक के अंदर भी इसके ऊपर अपने खूब चर्चा करते हैं कि अरावली जो पर्वतमाला है वो हमारे राज्य के दो टुकड़े करती है। इसके पश्चिमी भाग में वर्षा जो है वो 50 सेंटीमीटर से कम होती है, और पूर्वी भाग में वर्षा 50 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है। इसलिए अरावली को 50 सेंटीमीटर समवर्षा विभाजक रेखा भी बोलते हैं, है ना। 50 सेंटीमीटर समवर्षा विभाजक रेखा, और इसको हम राजस्थान की एक जल विभाजक रेखा भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी नदी अगर उसका उद्गम अरावली के पश्चिमी साइड में होगा तो वो नदियां अपना जो पानी है वो इधर अरब सागर में लेकर जाएगी, और कोई भी नदी जो अरावली के पूर्वी साइड में निकलेगी तो वो नदियां अपना पानी बंगाल की खाड़ी में लेकर जाएगी। यानी कि इसने एक अरब सागर की नदियों को और बंगाल की खाड़ी की नदियों को अरावली पर्वतमाला हमारे राज्य में अलग अलग करती है ना। अगर कोई नदी अरावली के पश्चिमी साइड में है तो वो नदियां अपना पानी अरब सागर में ले जाएगी, और अगर कोई नदी अरावली के पूर्वी साइड से निकलती है तो वो नदियां अपना बंगाल की खाड़ी में ले जाएगी। तो अरब और बंगाल की खाड़ी की नदियों का विभाजन करने वाली रेखा कौन सी है? वो अरावली पर्वतमाला है। और अरावली पर्वतमाला को हम राजस्थान की जीवनदायिनी कहें तो भी गलत नहीं होगा,
है ना। राजस्थान की जलवायु में जितने भी मूलभूत परिवर्तन होते हैं वो सारे अरावली के कारण होते हैं। वनस्पतियों में, खनिज संपदा में, सब चीजों में अरावली वाला प्रदेश एक संपन्न प्रदेश है। तो एक प्रकार से ये अपने राजस्थान की जीवनदायिनी भी है। याद रखना, राजस्थान की मुख्य रूप से जीवनदायिनी इंदिरा गांधी नहर को कहा जाता है, लेकिन वो मुख्य रूप से मरुस्थल को जीवनदायिनी के रूप में इंदिरा गांधी नहर को देखते हैं। पूरे राजस्थान की जीवनदायिनी हकीकत में तो अरावली पर्वतमाला है। तो अरावली पर्वतमाला को हम कई उपनाम दे सकते हैं, जैसे अरावली पर्वतमाला को 50 सेंटीमीटर सम वर्षा विभाजक रेखा के नाम से जाना जाता है। राइट। अरावली पर्वतमाला को भारत या राजस्थान की महान जल विभाजक रेखा भी कहा जाता है। अरावली पर्वतमाला को राजस्थान में अरब सागर व बंगाल की खाड़ी की नदियों की विभाजन रेखा भी बोलते हैं। और अरावली पर्वतमाला को राजस्थान की जीवन रेखा या जीवनदायिनी या लाइफ लाइन भी इसको कहा जाता है। तो ये अरावली के सारे उपनाम हैं। इन उपनामों से अपने अरावली पर्वतमाला को जानते हैं। और अरावली की आकृति कैसी है, तो एक वीणा के समान है। और राजस्थान में अरावली एक विकर्ण के समान फैली हुई है। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अन्य चीज अपने समझते हैं। देखो, जैसे मान लो ये अपना राजस्थान है और इस राजस्थान में इस प्रकार से मान लो ये अरावली पर्वतमाला है। ठीक है, अब बात को समझना। राजस्थान में इस प्रकार से फैली हुई है। तो राज्य में अरावली का जो विस्तार है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हो गया, क्योंकि दक्षिणी पश्चिमी साइड में अरावली की चौड़ाई और ऊंचाई ज्यादा है। और जैसे जैसे उत्तर पूर्व में जाएंगे अरावली की चौड़ाई और ऊंचाई कम होती जाएगी। तो अरावली का विस्तार कहां से कहां हो गया, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, है ना। जिस साइड में चौड़ाई कम होगी उसी की साइड में हम इसका विस्तार मानेंगे। क्लियर। अब देखो, राजस्थान से पहले क्या होता है, ये गुजरात में जैसे ही अरावली यहां पर आती है तो अरावली पर्वतमाला एकदम इस प्रकार से दक्षिणी दिशा केंद्र इस प्रकार से घूम जाती है। ठीक है। और यहां पर जैसे वो खेड़ बर्मा आ गया, पालनपुर गुजरात, जहां से अरावली का विस्तृत विस्तार शुरू होता है। और अरावली की जो मेन जड़ है वो कौन से सागर में है, इधर अरब सागर के अंदर है। तो इसको अपने अरावली पर्वतमाला का पिता बोल दिया। अब देखो, अरावली पर्वतमाला को अचानक से दक्षिणी दिशा में घुमाने का जो काम है ना, यहां पर एक पठार है, बोराट का पठार, वो करता है। कौन सा, बोराट का पठार। कौन सा पठार है, बोराट का पठार है, जो अरावली पर्वतमाला को दक्षिणी वर्त घुमाने का काम करता है।
और बोराट, जैसे अरावली राजस्थान में है, जैसे ही बोराट का पठार आता है तो अरावली एकदम से नीचे की ओर मुड़ जाती है। यानी कि राजस्थान से बाहर गुजरात में अरावली को दक्षिणीवर्त घुमाने वाला पठार कौन सा है? तो आपका उत्तर क्या होगा? बोराट का पठार होगा। क्लियर? अब देखो दो चीजें हम यहां पर लिख सकते हैं कि एक तो राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार कहां से कहां बताओगे? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, राइट। दूसरा, अरावली को दक्षिणीवत घुमाने या मोड़ने वाला पठार, तो कौन सा हो जाएगा? बोराट का पठार, जो अरावली पर्वतमाला को दक्षिणी वर्त घुमाने का काम करता है। ठीक है, अब कुछ अरावली के बारे में सामान्य सी बातें याद रखना कि अरावली पर्वतमाला के प्राचीन नाम क्या क्या मिलते हैं। तो अरावली को प्राचीन काल में परिपत्तर, एपोकोपी, सुमेरु, आर्डाहुल्ला और अदावता, कई नामों से जाना जाता था। ये अरावली के सारे प्राचीन नाम हैं। परिपत्तर, एपोकोपी, आड़ाहुला, परिपत्तर, ये अरावली के सब प्राचीन नाम मिलते हैं। ठीक है, और याद रखना आज भी अरावली की पहाड़ियों को बूंदी जिले के अंदर आड़ाहुल्ला के नाम से जाना जाता है। सिरोही के अंदर अरावली की पहाड़ियों को अरबुदा पर्वत के नाम से जाना जाता है। बूंदी में आड़ाहुल्ला और सिरोही के अंदर अरबुदा पर्वत या आबू गुलाब भी कह सकते हो। आबू गुलाब के नाम से जाना जाता है। तो आप कमेंट करके ये बता दो कि उदयपुर के अंदर अरावली की पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखना, हाँ उदयपुर में बताओ, उदयपुर में अरावली की पहाड़ियों को क्या कहा जाता है बताना। तो उदयपुर में अरावली की पहाड़ियों के विस्तार को वहां पर गिरवा कहा जाता है। गिरवा, या कई बार एग्जाम में इस प्रकार से भी लिखा होता है गिरवा। ये उदयपुर में अरावली को गिरवा की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। और अरावली पर्वतमाला को सबसे प्राचीन जो पुराण था विष्णु पुराण, विष्णु पुराण, इस विष्णु पुराण के अंदर अरावली को परिपत्र के नाम से संबोधित किया गया था। यानी कि अगर प्रश्न आ जाए कि साहित्य ग्रंथों में अरावली को क्या कहा जाता है, तो याद रखना परिपत्र कहा जाता है। ये अरावली पर्वतमाला की मैंने आपको सामान्य सी जानकारी दी है। अब अपने करेंगे अरावली का विभाजन। तो अरावली के बारे में जो बेसिक्स बातें हैं वो आपकी यहां पर अच्छे से क्लियर हो गई होगी। यहां तक कोई डाउट किसी को नहीं रहा होगा। ठीक है, चलो अब अपने देखते हैं अरावली का विभाजन।
अरावली पर्वतमाला का अपने विभाजन करते हैं, देखिएगा। ठीक है, एक वीणा के समान ये अरावली पर्वतमाला है। तो अरावली पर्वतमाला को संरचना के आधार पर, अरावली पर्वतमाला को 3 उपभागों में विभाजित किया गया। ठीक, ये 3 इसके उपभाग हो गए। इसको कह दिया दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली। ठीक है, तो संरचना के आधार पर हमने अरावली पर्वतमाला को कितने भागों में विभाजित कर दिया? तो हमने अरावली को 3 भागों में विभाजित कर दिया। समझ में आ गया? अब देखो, अब यहां पर 3 चीजें जोड़कर याद रखना। दक्षिणी जो अरावली है इसकी औसत ऊंचाई याद रखो 1000 मीटर है। ठीक, मध्य अरावली की औसत ऊंचाई 700 मीटर है और उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई 450 मीटर है। समझ आ गया? 1000, 700, 450। अरावली का सबसे ज्यादा जो विस्तार है वो दक्षिणी अरावली में है, कम विस्तार मध्य अरावली में है। मध्य के अंदर ये संकरी हो जाती है। ठीक है, अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई दक्षिणी भाग में है और सबसे कम ऊंचाई उत्तरी अरावली की है। 3 चीजें क्लियर? कौन कौन सी? जैसे इस वाले भाग में अरावली पर्वतमाला का क्या हो जाएगा? सर्वाधिक विस्तार हो जाएगा और मध्य में क्या होगा? अरावली का कम विस्तार होगा। दक्षिणी जो भाग होगा ये अरावली का सर्वाधिक ऊंचा भाग होगा, सर्वाधिक ऊंचाई होगी। और उत्तरी जो भाग होगा यहां पर अरावली की कम ऊंचाई होगी, कम ऊंचाई वाला भाग इसका उत्तरी भाग होगा। 4 लाइनें, सर्वाधिक विस्तार दक्षिण, कम विस्तार मध्य में, ज्यादा ऊंचाई दक्षिण में और कम ऊंचाई उत्तरी अरावली के अंदर। इतना क्लियर? कोई दिक्कत? ठीक, चलो अब बात को समझना। अब अगर अपने इनमें उच्चतम शिखर की बात करें तो पहले हम सबसे उच्चतम शिखर की बात कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले अपनी दक्षिणी अरावली की बात करें तो दक्षिणी अरावली का सबसे उच्चतम जो शिखर है वो कौन सा है? गुरु शिखर है। सबसे ज्यादा ऊंचाई है कितनी? 1722 मीटर। जो दक्षिणी अरावली का क्या, पूरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है ना, गुरु शिखर है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, उसके बाद में है शेर, दिलवाड़ा या दिलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़। ये दक्षिणी अरावली के 5 उच्चतम शिखर है। ठीक,
शेर की ऊंचाई 1597 मीटर, देलवाड़ा 1442 मीटर, जरगा 1431 मीटर और अचलगढ़ जो है इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 100 कम कर दो, लगभग 1380 मीटर। ठीक है, ये दक्षिणी अरावली के सबसे उच्चतम शिखर है। और सबसे ऊंचा कौन सा है, तो गुरु शिखर है, जो पूरी अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा या सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, गुरु शिखर। और इसी गुरु शिखर को कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा था, संतों का शिखर कहा जाता। क्या कहा था, संतों का शिखर भी कहा था किसको, गुरु शिखर को। ठीक है, तो ये उत्तरी अरावली के सबसे उच्चतम शिखर है। राइट, अब बात करते हैं मध्य अरावली के। मध्य अरावली का सबसे उच्चतम शिखर है मोराइजी या मोरामजी। याद रखना, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी पहले अजमेर में थी ना, वर्तमान में ब्यावर में है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई है 933.72 मीटर। 933.72 मीटर है, जो मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है ना। इसी को जैसे अपने टोडगढ़ के नाम से भी जानते हैं। और ये चोटी वर्तमान कौन से जिले में चली गई, तो याद रखना वर्तमान ये ब्यावर में चली गई। ठीक है, जो मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। दूसरी ऊंची चोटी का नाम है तारागढ़, अजमेर में ही है। और तीसरी ऊंची चोटी का नाम है नाग पहाड़ या नाग पहाड़ी, जहां से लूणी नदी का उद्गम होता है। तो ये मध्य अरावली के 3 उच्चतम शिखर माने जाते हैं, याद रखिएगा। जो तारागढ़ है ना, इसकी ऊंचाई तो है 873 मीटर और नाग पहाड़ी की जो ऊंचाई है वो है 795 मीटर। और यही वो नाग पहाड़ी है जहां से लूणी नदी का उद्गम होता है। लूणी नदी का उद्गम मध्य अरावली के तीसरे सबसे उच्चतम शिखर नाग पहाड़ी से होता है। अब देखिएगा, दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, 1722 मीटर है। और मध्य अरावली की सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है, तो याद रखना वो मोरामजी या मोराइजी है। ठीक है, अब अपने बात करते हैं उत्तरी अरावली की। उत्तरी अरावली, इसके उच्चतम शिखर देखिएगा। तो उत्तरी अरावली का सबसे उच्चतम शिखर है रघुनाथगढ़। उसके बाद है मालखेत। उसके बाद है लोहारगढ़। उत्तरी अरावली की 3 ऊंची चोटियां, रम्मा, रघुनाथगढ़, मालखेत, लोहारगढ़। ठीक है, उसके बाद अगर आप याद रखो तो याद कर लेना भोजगढ़। और उसके बाद में नाम आ जाएगा खो। ठीक है, रघुनाथगढ़, मालखेत, लोहारगढ़ और खो हो जाएगी। ठीक है, राइट, यहां तक कोई दिक्कत। चलो, रघुनाथगढ़ जो चोटी है इसकी ऊंचाई सबसे ज्यादा है 1055 मीटर। मालखेत की ऊंचाई है 1052 मीटर। लोहारगढ़ की ऊंचाई है 1051 मीटर। ठीक है, आसान है, देखो 55, 52
51, 55, 52, 51, 55, 52, 51, 97, 20, 997 मीटर और 920 मीटर। ये अरावली के सबसे उच्चतम शिखर है। अब देखो, वैसे तो अरावली की ना बहुत सारी चोटियां हैं, है ना, याद करें उतना कम है, लेकिन चलो सारी चोटियों को तो अपने नहीं रटा लगा सकते, है ना। अगर मान लो कोई 17-18 नंबर वाली अगर चोटी का नाम देकर उसकी ऊंचाई अगर पूछ लेगा तो स्वाभाविक सी बात है भाई, वो प्रश्न तो छोड़ने वाला ही होगा कि उसकी ऊंचाई तो किसी को नहीं पता होगी, सीधी सी बात है। हाँ, अधिकतम अगर देखे जाए तो अपने अरावली के अंदर जैसे 5 और 5 10 और 3 13 चोटियों तक की ऊंचाई, या अधिकतम 15 मान लो, 15 तक की ऊंचाई हम याद कर सकते हैं अलग अलग डिवाइड कर करके। लेकिन 15 के बाद की जो चोटियां हैं उनकी ऊंचाई को हम किसी भी हालत में याद नहीं रख सकते, है ना। तो 15 के बाद वाली अगर वो ऊंचाई पूछेगा तो ये तो कॉमन सी बात है कि वो प्रश्न तो भाई छोड़ने वाला होगा, क्योंकि वो प्रश्न तो नेगेटिव मार्किंग में ले जाएगा। अगर मान लो भगवान का कोई बहुत तकड़ा आपके ऊपर आशीर्वाद है तो शायद हो सकता है वो तुक्का आपका सही हो जाए। लेकिन कम से कम इतना तो याद जरूर रखिएगा, ये अरावली पर्वतमाला है जिसको संरचना के आधार पर 3 भागों में बांटा गया, दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली। सर्वाधिक विस्तार दक्षिण में, कम विस्तार मध्य में, ज्यादा ऊंचाई दक्षिण में, कम ऊंचाई उत्तर में। अब अपने चोटियों की बात करें तो दक्षिणी अरावली के 5 उच्चतम शिखर, गुरु से दिल से जरा आशा बनाए रखो, गुरु शिखर, शेर, देलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़। गुरु शिखर की ऊंचाई हमें याद है 1722 है, शेर 1597 है, शेर 1597 है। शेर कितने हैं? 1516 नहीं है, 1597 है। 9 और 7 कितने होते हैं? 16 होते हैं। तो 1516 नहीं है, 1597 है। 1442, 1431, 42 लगभग 10-11 कम कर दो, 31। अचलगढ़ 1380 है, अचलगढ़ 1380 है। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी अजमेर में नहीं है, फिलहाल ब्यावर में है, जिसको हम टोडगढ़ बोलते हैं। उसका नाम है मोराइजी या मोरामजी, जिसकी ऊंचाई सबसे ज्यादा है मध्य में 933.72 मीटर। उसके बाद तारा और नाग, तारा 73 है, तारा 73 है, तारा 73 है, नाग 95 है, नाग 795 है, नाग के साथ 95 नाग और है, नाग के साथ 95 नाग और है, और यहीं से लूणी का उद्गम होता है। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है रघु, रघु माल लोहा, रघु माल लोहा, भोजगढ़ और खो, भोजगढ़ और खो। भोजगढ़ कहां पर है भाई? तो याद रखना, भोजगढ़ जो है ना ये झुंझुनू के अंदर है, और खो जो है ना ये जयपुर के अंदर है। भोजगढ़ ये अलवर में नहीं है, ये झुंझुनू के अंदर है। और जो ये खो है ये जयपुर में है, वर्तमान जयपुर ग्रामीण में आती है। रघुनाथगढ़ सीकर में है, माल खेत भी सीकर में है, लोहार गरल कहां पर है? तो ये झुंझुनू के अंदर है। ठीक है, ये अरावली के विभाजन हो गया। अरावली के ये उच्चतम तीनों हिस्सों के लगभग उच्चतम शिखर हो जाएंगे। इतना समझ आ जाएगा? अगर चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं अपने। अब आगे अपने पढ़ते हैं अरावली पर्वतमाला के प्रमुख पठार। कि अरावली पर्वतमाला के प्रमुख पठार कौन कौन से हैं।
देखिएगा। जैसे मान लो ये राजस्थान है, ठीक है, और लगभग मान लो यहाँ पर जो है ये लोकेशन अपने मान लो सिरोही जिले की है, ठीक है। कौन सा जिला है? सिरोही जिला है। कौन सा है? सिरोही जिला है। तो पहले अपने सिरोही जिले के अंदर कुछ पठार पढ़ते हैं। तो याद रखना, सिरोही जिले के अंदर हमें 2 पठारों के नाम याद करने हैं। जिला कौन सा है? सिरोही, ठीक है। सिरोही में एक तो याद रखो उड़िया का पठार, उड़िया का पठार, और एक है आबू का पठार। दोनों कहां पर है? सिरोही में है। कौन कौन सा? एक उड़िया का, एक आबू का। उड़ान बहुत ऊंची होती है, उड़ान बहुत ऊंची होती है। तो ये अरावली का यानी कि हमारे राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, ठीक। और इस पठार की जो ऊंचाई है वो 1360 मीटर है। कितनी? 1360 मीटर है। आबू का जो पठार है, ये आबू का पठार हमारे राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार माना जाता है। पहला उड़िया, दूसरा आबू। और आबू के पठार की जो ऊंचाई है वो 1200 मीटर है। और इसी पठार के ऊपर मीठे पानी की झील एक स्थित है। कौन सी? नक्की झील, जो हमारी एकमात्र ऐसी झील है जिसका पानी अक्सर सर्दियों में जम जाता है ना। और ज्वालामुखी से निर्मित ये अपने राज्य की सबसे गहरी झील भी मानी जाती है। कौन सी? नक्की झील। किस पठार पर है? तो याद रखना ये आबू के पठार पर है, ठीक है। अब देखो, सिरोही के ठीक नीचे जिला उदयपुर आता है। तो सिरोही और उदयपुर दोनों जिलों के अंदर एक पठार फैला हुआ है जिसका नाम है बोमट का पठार। बोमट का पठार जो किन 2 जिलों के अंदर फैला हुआ है? तो याद रखना, बोमट का जो पठार है वो कहां पर है? तो सिरोही व उदयपुर, ठीक है। सिरोही और उदयपुर दोनों जिलों में फैला हुआ पठार कौन सा है? तो याद रखना ये बोमट का पठार है, ठीक है। कौन सा? बोमट का पठार है। समझ आ गया? उसके बाद उदयपुर, और उदयपुर से ठीक ऊपर है राजसमंद। उदयपुर और राजसमंद, ठीक है। यहां पर एक पठार फैला हुआ है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है बोराट का पठार। कौन सा? बोराट का पठार। और ये कहां से कहां तक है? तो याद रखना ये गोगुंडा, उदयपुर से लेकर कुंभलगढ़ यानी कि राजसमंद के बीच में है। कौन सा? बोराट का पठार। अब देखो, नक्शे में मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि नक्शे में वैसे तो कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एक लोकेशन है तो एक अंदाजा हो जाए। प्रॉपर सिरोही में 2 पठार है, उड़िया और आबू। मेन सिरोही में 2 पठार है, उड़िया और आबू। सिरोही प्लस उदयपुर बोमट, सिरोही प्लस उदयपुर बोमट। उदयपुर प्लस राजसमंद बोराट। उदयपुर प्लस राजसमंद कौन सा पठार है? बोराट का पठार है। उदयपुर प्लस राजसमंद कौन सा पठार है? बोराट का पठार है, ठीक है। अब उदयपुर जो है ना, इसी के दक्षिण में यहां पर एक नया जिला बना दिया सलूम्बर।
और सलूम्बर में यहां पर एक पठार फैला हुआ है जिसका नाम है क्या? लसाड़िया का पठार। कौन सा है? लसाड़िया का पठार है। कौन से जिले में आता है? तो ये वर्तमान सलूम्बर जिले में आता है। कौन से में आएगा? तो याद रखना ये सलूम्बर जिले में आएगा। कौन सा पठार? लसाड़िया का पठार। कौन से जिले में है? सलूम्बर में। क्या खास बात है? इसी लसाड़िया के पठार पर याद रखना अपने राजस्थान के अंदर मीठे पानी या ताजा पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील स्थित है जिसका नाम है जयसमंद झील, जो मीठे पानी की यानी कि ताजे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। नक्की झील आबू के पठार पर है और जयसमंद झील जो है वो लसाड़िया के पठार पर है। और लसाड़िया का पठार भाई कौन से जिले में है? तो याद रखना सलूम्बर जिले में है। कौन से में? सलूम्बर जिले के अंदर है। कौन सा पठार है? लसाड़िया का पठार है। राइट। अब इधर और भी पठार है लेकिन वो अगले में करेंगे, पहले यहां पर देख लो। अलवर जो जिला है ना, अलवर जिले के अंदर यहां पर 2 पठार है। और ये दोनों के दोनों जो पठार है ये कौन से जिले में है? तो याद रखना ये दोनों के दोनों अलवर जिले के अंदर है। अलवर जिले में है। कौन कौन से हैं? तो एक तो है करास्का का पठार, करास्का का पठार, और एक यहां पर है कांकनवाड़ी का पठार। कौन सा? कांकनवाड़ी का पठार। और दोनों कौन से जिले में है? अलवर में है। कै करास्का, कै कांकनवाड़ी। अब ये जो कांकनवाड़ी का पठार है ना, इसी कांकनवाड़ी के पठार पर कांकनवाड़ी दुर्ग स्थित है, जिस दुर्ग में औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को बंदी बना के रखा था। औरंगजेब ने जब गृह युद्ध हुआ था 4 भाइयों के बीच में, औरंगजेब, दारा शिकोह और इनके 2 भाई और थे, तो उसके अंदर औरंगजेब ने दारा शिकोह को इसी कांकनवाड़ी दुर्ग में बंदी बनाकर रखा था। और ये कांकनवाड़ी का जो दुर्ग है ये कौन से पठार पर है? कांकनवाड़ी के पठार पर है, जो कौन से जिले में है? अलवर के अंदर है। ठीक है। एक और यहां पर याद कर लो, राजसमंद के जस्ट पास में इधर वाली साइड में लगभग मान लो यहां पर एक चित्तौड़गढ़ जिला है। ठीक। इस चित्तौड़गढ़ जिले में एक पठार फैला हुआ है जिसका नाम है मेसा का पठार। कौन सा? मेसा का पठार। और मेसा का जो पठार है, इसी पठार पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है? तो याद रखना इसी पठार पर चित्तौड़ दुर्ग स्थित है। तो कांकनवाड़ी दुर्ग कांकनवाड़ी के पठार पर है और चित्तौड़ जो दुर्ग है वो मेसा के पठार पर है। एक बार इतने पठारों को याद रखना। देखो, प्रॉपर सिरोही में 2 पठार है, उड़िया और आबू। सिरोही में 2 है, उड़िया और आबू। सिरोही और उदयपुर बोमठ, सिरोही और उदयपुर बोमठ। उदयपुर और राजसमंद है बोराट। उदयपुर और राजसमंद बोराट, यानी कि गोगुंदा से कुंभलगढ़, बोराट का पठार है। राइट। चित्तौड़ में है मेसा का पठार, जिस पर चित्तौड़गढ़ का दुर्ग बना हुआ है। अलवर में 2 पठार है, करास्का का और कांकनवाड़ी का। अलवर में 2 पठार है, करास्का का और कांकनवाड़ी का। और कांकनवाड़ी का जो पठार है उसी के ऊपर कांकनवाड़ी का दुर्ग है। और मेसा के पठार पर चित्तौड़ दुर्ग है।
आबू के पठार पर नक्की झील है और लसाड़िया के पठार पर जयसमंद झील है। लेकिन लसाड़िया का पठार उदयपुर में नहीं है, कहां पर है? सलूम्बर में है। बाकी जो अरावली के अन्य जो पठार है वो पठार हम अगली क्लास के अंदर कवर करेंगे और अगली क्लास में अरावली के जो प्रमुख दर्रे और नाल है वो भी कवर कर लेंगे। अरावली की जो मुख्य पहाड़ियों का नाम है उन पहाड़ियों को भी हम कवर कर लेंगे। तो कल हम इस अरावली वाले भौतिक प्रदेश को कंप्लीट कर लेंगे। फिर हमारे दो छोटे छोटे भौतिक प्रदेश बचेंगे, मैदानी और पठारी, जो 2 से 3 क्लासों के अंदर वो भी पूरे हो जाएंगे। तो अपना भौतिक विभाजन वाला जो टॉपिक है वो अपना अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है, इतना एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और संरचना के आधार पर अरावली को कितने उपभागों में बांटा गया? 3 उपभागों में, ज्यादा कम विस्तार ऊंचाई, और ये कुछ 13 उच्चतम शिखर चोटियों की ऊंचाई है, ये जरूर याद रखना। उससे पहले अरावली पर्वतमाला के बारे में जो बेसिक बातें हमने कवर की है आज इस क्लास के अंदर और इससे पहले वाली क्लास में, तो अरावली के बारे में जो सामान्य जानकारियां हैं वो भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अरावली पर्वतमाला और मरुस्थल हमारे एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को ढंग से कवर कर लीजिएगा। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं अगली क्लास में इसी अरावली के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।